इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश चुनाव करीब हैं और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम शहर के वरिष्ठ पत्रकारों से रूबरू होंगे। हम पहले एक बार परिचय करवा देते हैं, उसके बाद में फिर मुख्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ उदय जी आरस हैं, आपका बहुत स्वागत है। शकील भाई बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विषयों पर लगातार बहुत बड़े स्तरीय कवरेज करते रहे हैं। शकील भाई, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल सिकरवार जी अपने आप में बहुत वरिष्ठ हस्ती हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई समय पर उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी समय समय पर हमें दिखाई देती हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पत्रिका अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसके ब्यूरो चीफ आदर्श जी ठाकुर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे इन्फॉर्म परिवार से मार्केटिंग हेड हैं हमारे शेषराव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बागलीकर जी अपने आप में बहुत वरिष्ठ और लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय और कई सारे विषयों पर अपने विश्लेषण समय समय पर समाज में प्रस्तुत करते रहते हैं। बागलीकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। इरफान भाई हमारे IH कंपनी के मैनेजर और एक पत्रकारिता क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले इरफान भाई भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा की शुरुआत आदरणीय सिकरवार जी से हम करेंगे। एक विषय को आप एक गति दे दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दरअसल आज का जो विषय ये है कि देवास जिले की जो 5 विधानसभा हैं उसमें वर्तमान में क्या स्थिति है और यदि हम विकास पर भी फोकस करेंगे, हम टिकट पर भी चर्चा करेंगे और हम क्या परिणाम होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक सामूहिक टिप्पणी आपकी जान लेते हैं। जी, देखिए, विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 में से पिछले विधानसभा में 1 सीट पर कांग्रेस काबिज हुई थी और 4 पर भारतीय जनता पार्टी, किंतु इस बार जो राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं, इस बार थोड़ा उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जब तक प्रत्याशी चयन नहीं हो जाते दोनों पार्टी के, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। बागलीकर जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भाई, जिस तरह से अगर बात करेंगे शीर्ष नेतृत्व की, जिस तरह मोदी जी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को 2-3 सांसदों को मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं जो छोटे कार्यकर्ता रहे या भारतीय जनता पार्टी में जब जितने लंबे समय से काम किया है, आज उनकी भी कहीं ना कहीं आशा रहती है कि मुझे टिकट मिले और मैं भी जनता की सेवा कर पाऊँ। कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी देखने को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि कांग्रेस ने भी अपना टिकट तय नहीं करे, तो आने वाले में समय देखना है वो क्या चेहरे लाता है और अपना और कैसे क्या काम करते हैं। शकील भाई, ये बात निश्चित तौर से दिखाई दे रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी विश्लेषण कर रहे होंगे कि इस बार पार्टी ने टिकट का पैटर्न एकदम से बदल लिया है। दिल्ली से ही सारे टिकट फाइनल हो रहे हैं और ऐसी बात एक वरिष्ठ नेता भी मुझसे 4 दिन पहले कह रहे थे कि कई सारे टिकट चेंज हो सकते हैं। क्या लगता है आपको देवास को यदि जोड़ के देखा जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली और दूसरी सूची में जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, केंद्रीय नेताओं को, दिग्गजों को मैदान में उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार का मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा वो बेहद ही रोचक होगा। व्यास जी, और आप चूँकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई, हालांकि 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो दिग्गजों को मैदान में उतार ही दिया। वहीं कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह के लिए ये जो चुनाव होगा, ये करो या मरो वाला चुनाव होगा, वह भी कोई मौका मतलब चूकना नहीं चाहते हैं। यानी दोनों ही राजनीतिक दल अब आचार संहिता लगने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश का 2023 का विधानसभा चुनाव होगा या फिर लोकसभा का इसे सेमीफाइनल खेले। क्या लगता है ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? इस बार का चुनाव में कहीं न कहीं मतलब कुछ नाराजगी तो लोगों में है। ये मैं विधानसभा के 5 विधानसभा के दौरों के जब गया था महीने भर पहले,
तो कुछ अलग अलग मुद्दे हैं, सभी अपने ज़िले की बात करें अपन तो जी। कि मूलतः रोजगार, पलायन, शिक्षा के जो आधुनिक शिक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं है, तो कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी है। पर ये नहीं कहा जाता कि पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, इस बार बराबर की टक्कर है। टक्कर है। भास्कर ने तो 2 पेज अलग से शुरू भी कर दिए हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, ये बात सही है। जैसे ठाकुर जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक वर्किंग दिख रही है, मतलब जिस प्रकार से वो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो भी निर्णय ले रहे हैं, उससे ये बात क्लियर दिख रही है कि मुकाबला जो है 50-50% का दिख रहा है। अब लास्ट मोमेंट पे भाई किधर पलड़ा झुक जाए, लेकिन अभी तो मैच बिल्कुल ऐसा टसल जैसा दिख रहा है। सर, जिस तरह से बात सामने आ रही है, जैसा माहौल बना हुआ है, क्या उससे आपको लगता है कि कोई टिकट कट भी जाएगा, कोई बदलाव भी हो सकता है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी में तो आपने देख ही लिया, अभी जो 79-80 टिकट जो हुए हैं उसी में पता चल गया है। 8 सांसदों को दिए हैं, केंद्रीय मंत्रियों को दिए हैं, और मुझे तो ये लगता है कम से कम 50 से लेकर 70 टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी बदलती है तो ही प्लस में आएगी। जैसे उदय जी ने बोला 50-50, तभी वो 52-53-55% पे आ सकती है सरकार बनाने। अगर टिकट में बदलाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से भी समस्या सामने आएगी। नितिन गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार समीक्षाएं करते रहे हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत स्वागत है। हमारे गेस्ट एडिटर भी हैं नितिन गुप्ता जी। सर, चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं। जी, आप बता रहे थे। तो जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो काफ़ी उलटफेर किया है। आपने देखा कि अभी 8 सांसद मतलब केंद्रीय मंत्री को टिकट दी, और जैसे कि कांग्रेस ने पहले बोला था कि हम सूची जारी जल्दी करेंगे, लेकिन अभी वो मंथन का दौर चल रहा है। और वो अभी तक जैसे कमलनाथ जी के भी बयान आपने देखे होंगे, दिग्विजय सिंह जी की, कि वो सर्वे के आधार पर जीता हुआ उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी है। तो कांटे का तो मुकाबला होगा, लेकिन अब ये प्रत्याशी चयन हो जाएंगे, प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कौन सी सीट पे किस तरह का मुकाबला होगा, किस तरह की स्थिति। पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे, आप स्टूडियो में थे, आपने भी बहुत सारी बात रखी थी और आपने कहा था कि अब हम अगली बार बैठेंगे तब इस पर और गहरी चर्चा करेंगे। उसी से हम बात आगे बढ़ाते हैं। बात अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में चल रही है तो मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात लगभग बीत चुकी है। दोनों ही पार्टियों में, जैसे भाजपा ने तो अपनी 2 लिस्ट 3 लिस्ट जारी करके कुछ उम्मीदवार सामने पेश कर दिए हैं। कांग्रेस में अभी कांग्रेस में ऐसा लगता है कि शायद 15 दिन 20 दिन और लगेंगे उनको अपनी सूची जारी करने में। ये पूरी परिस्थितियां एक बड़ा इसमें एक जो सिनेरियो उभर के सामने आ रहा है कि बीजेपी की जो लिस्ट है वो न सिर्फ विधानसभा चुनाव की रणनीति को दर्शाती है, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं बहुत हद तक उन्होंने स्थिति अपने 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, वो भी स्पष्ट कर दी है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा के चुनावों में उतारा है, इससे भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे वहाँ नए चेहरों के साथ भाजपा उतरेगी और इन्हें अब विधानसभा या राज्य में भेजा जा रहा है। शकील भाई, ये बात आप भी महसूस करते होंगे कहीं ना कहीं, भाजपा जो है प्लानिंग के मामले में, जैसा नितिन जी बोल रहे हैं, कांग्रेस इसमें क्या पिछड़ रही है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट वितरण में भी कांग्रेस से काफ़ी आगे निकल चुकी है, दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन कांग्रेस आज भी चिंतन मंथन कर रही है टिकट को लेकर, टिकट वितरण को लेकर सर्वे की बातें सामने आ रही। अब इसमें एक और ख़ास बात हम अपने दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद सिंह पटेल मुख्यमंत्री के दावेदार है, बड़े चेहरे हैं। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं भी या ना लड़ूं, तो आप सोच सकते हैं कि अब यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता है, बहुमत मिलता भी है, तो मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में चेहरा कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ, ये खड़ा हो गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी और ग्रास रूट लेवल पर उसका कार्यकर्ता है, वहीं कांग्रेस जो है गुटबाजी से जूझती रहती है।
अब ये जो टिकट वितरण होगा कांग्रेस का, वो ये बता पाएगा कि कांग्रेस कितनी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती है। लेकिन जैसा कि उदय जी बता रहे थे कि 50-50 का मुकाबला है मध्य प्रदेश में जो है। ये जो चुनाव होगा बेहद ही रोचक होगा और दोनों ही राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पत्रकार और इन्फॉर्म वुमन के गेस्ट एडिटर श्रीकांत जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत स्वागत है। सर, चर्चा हो रही है, जैसा कि हम पिछली बार भी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, और अभी जो विषय जो उठ रहा है कि बात आ रही है 50-50 चुनाव रहेंगे, परिणाम टक्कर रही, लेकिन कांग्रेस का जो विषय बार बार सामने आता है, इनकी गुटबाजी, क्या इस मामले में कांग्रेस सुधार कर पाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत मुश्किल है सुधार करना, क्योंकि 135 साल पुरानी ये पार्टी है और जब इसका गठन हुआ था तब एकमात्र यही पार्टी हुआ करती थी। कालांतर में धीरे धीरे शनै पूरे भारतवर्ष में इसका राज्य रहा है, तो जो विकृतियाँ आना चाहिए थी वो आती चली गई। आज हालात ये है कि छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है ये पूरी, और मैं नहीं समझता कि ये एकजुट हो पाएंगे कभी भी, और क्योंकि दोनों, हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, दोनों में बेसिक अंतर है बहुत सारा। वो एक मास बेस है पार्टी है, और ये सीधी लोकतांत्रिक पार्टी अपने हिसाब से जो चलने वाली है, गुटों में बटी हुई वो पार्टी है। मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उसके अगर समानांतर देखें तो ये अपने आप को सुधार पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और लगता है इसके दुष्परिणाम भी इन लोगों को कई बार सामने आते हैं। बागलीकर जी, यदि इसी विषय पर हम देवास विधानसभा को देखें तो क्या लगता है कि ये लोग एक हो पाएंगे क्या? वैसे बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, अगर बात करेंगे कांग्रेस के उसकी आशीर्वाद की यात्रा, भाजपा के जन आशीर्वाद की यात्रा और कांग्रेस की जन आक्रोश की यात्रा की, तो कहीं ना कहीं दोनों की नाराजगी उस जन आक्रोश और जन आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिली थी। अगर देवास की बात करेंगे, पूर्व की बात करेंगे, देवास में जिस तरह से महापौर शरद पाचन को निर्दलीय लड़ते पार्टी से बगावत करी, अगर बात करेंगे अभी दीपक जोशी की, इन्होंने भी बगावत करी, तो ये कहीं बगावत वाले जो सूर्य कहीं ना कहीं जिले में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टी या तो किसी को वरिष्ठ को दरकिनार कर रही है, तो वहाँ भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिलती है। हो सकता है परिणाम चौंकाने वाले भी आए पांचों विधानसभा में, परिणाम चौंकाने वाले हैं। ठाकुर साहब, क्या लगता है? देखिए, अभी जैसे आपने पूछा कि देवास विधानसभा में कांग्रेस को लेके, तो देवास में कांग्रेसी तब तक एक रहते हैं जब तक टिकट घोषित नहीं होता। जैसे ही उम्मीदवार तय होता है तो यहाँ जो खेमे हैं कांग्रेसियों के, वो अपने अपने आकाओं के चुनाव क्षेत्र में चले जाता है। इसलिए यहाँ इस बार भी ऐसा ही मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि कांग्रेस के हर बार चुनाव में कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता है वो चले जाते हैं और जो प्रत्याशी रहता है वो अकेला हो सकता है। लास्ट चुनाव भी आप देखो तो ये हुआ, उससे पहले भी यही हुआ। तो मुझे लगता है कि शहर में देवास विधानसभा में कांग्रेस एक हो पाएगी और अच्छे से टक्कर दे पाएगी। सर, अभी जब जब समीक्षाएं हो रही हैं या जब जब चुनाव की बात आ रही है, एक चीज का अभाव दिखाई देता है, वो विकास का जो विजन है। कई बार हम दावेदार, प्रत्याशी या उम्मीदवार या सिटिंग एमएलए जो भी हैं, वो बात तो करते हैं, कई सारी बातें होती हैं, लेकिन विधानसभा को लेके जो परफेक्ट विजन होना चाहिए 5 साल का, उसकी कमी दिखती है। क्या लगता है? नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। सिर्फ देवास में नहीं, देवास जिले की अगर हम पांचों विधानसभा पे नजर डालें तो पांचों विधानसभा में यही स्थिति है कि कोई भी प्रत्याशी या सिटिंग एमएलए पूरे 5 साल का विजन या रोड मैप सामने नहीं रख पाया है। हम देवास की बात करें, देवास में बड़े काम तो हुए हैं, लेकिन वो बेतरतीब है, वो अनियोजित है। शायद बहुत लंबा उसके लिए विचार नहीं किया गया है। काम हो रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है, आज भी वो आवश्यकता यहाँ बनी हुई है, आज भी वो कमी बनी हुई है। देवास शहर को यहाँ आज हमको शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, हमें अच्छी कनेक्टिविटी, क्योंकि इंदौर महानगर के हम करीब है, सैटेलाइट टाउन है, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी लोक परिवहन की भी चाहिए, वो नहीं है हमारे यहाँ। इन सब चीज़ों को लेकर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि अपना विज़न सामने नहीं रख पाया है, कोई रोड मैप सामने नहीं रख पाया है। बात जरूर होती है विकास की, लेकिन विकास के नाम पे चुनाव भी लड़े जाते हैं। वही स्थिति हम देवास जिले की दूसरी विधानसभाओं की देखें। सोनगंज विधानसभा में लंबे समय से कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के शासन में, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर देखें तो कोई बड़ा काम हुआ नजर नहीं आता। हाटपिपलिया और बागली विधानसभा क्षेत्र में भी कमोबेश वही स्थिति है कि बरसों बरस हो गए, वहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। यही स्थिति कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि जो चुन के आ रहे हैं या जो मैदान में उतरेंगे, शायद उनके पास कोई बड़ा विज़न या बड़ा रोड मैप अभी तक तो वो सामने नहीं रख पाए। उदय जी,
आप सहमत हैं नितिन जी? देवास के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें अपन, तो आज से 3-4 साल पहले कि एक परिदृश्य अपन देखें कि देवास क्या था और आज क्या है, तो ये बात अपन पूरी तरीके से नकार दें कि देवास में कुछ नहीं हुआ है तो वो गलत होगा। देवास में एंट्री जब हम लेते थे तब औद्योगिक क्षेत्र हमें कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब भाई किसी शहर में हम एंट्री ले रहे हैं। देवास के पास से जो 4 लेन बने हैं या देवास को एक प्रकार से 4 लेन रिंग रोड जैसा बना दिया है, तो उससे भी हमारे यहाँ जो एक बूम आया है प्रॉपर्टी केस में या अंदर भी जो हमने, ये हो सकता है कि भाई ये पुल यहाँ नहीं बनाना था, वहाँ नहीं बनाना था, सवाल ये है कि पुल तो बना है, तो मतलब वो विकास कार्य तो हुआ है। तो देवास की एक मतलब हमारे यहाँ तस्वीर तो बदली है, तो विकास कार्य हुए हैं। दूसरी बात जो यहाँ तक है कि भाई हमारे यहाँ जैसे एजुकेशनल जो चीज़ें चाहिए थी, हो सकता है कि वो आगे आ जाएं, अभी तक नहीं आ पाई। लेकिन जैसे अभी जिला अस्पताल की बात करें तो रेफरल सेंटर एक माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसका सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए हम थोड़ा से पीछे हो जाते हैं। तो देवास का विकास तो मतलब जो है कि अपन हुआ है ऐसा मान सकते हैं। मतलब जिस तरह से नितिन जी कह रहे हैं कि विकास कार्य तो हुए देवास विधानसभा की यदि हम बात करें, लेकिन वो विकास कार्य बेतरतीब है, मतलब एक जो प्लानिंग होती है वो क्या लगता है सभी का? देखिए व्यास जी, नो डाउट विकास कार्य हुए हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हो या स्पोर्ट्स पार्क की सौगात हो, और भी कई क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में निर्माण कार्य भी हुए हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवास जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, इंडस्ट्रियल एरिया है, बैंक नोट प्रेस हमारे यहाँ है। बावजूद इसके आज भी आखिर क्या वजह है और इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो है, दोनों ही राजनीतिक दल के नेताओं को ये सोचना होगा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद, हमारे बाद पीतमपुर आया है, देवास बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र था, हमारा युवा शिक्षा से लेकर रोजगार के लिए इंदौर का रुख कर रहा है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं ला सकते थे? इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद हमारा युवा आज भी इंदौर अप डाउन कर रहा है रोजगार के लिए। तो ये सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। दोनों ही राजनीतिक दल के नेताओं को इस ओर ध्यान देना होगा। इच्छा शक्ति की कमी कह ले या फिर विजन नहीं है जैसा कि आप कह रहे थे, लेकिन शिक्षा और रोजगार के लिए सोचना होगा। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी जो है सुविधाएं न के बराबर है। छोटी मोटी दुर्घटनाओं में जैसा कि आप देखते हैं, हम कवरेज करते हैं, आए दिन मरीज जो है इंदौर रेफर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रहा सवाल देवास जिले की अन्य विधानसभा सीटों का, सोनकच्छ, हाटपिपलिया, खातेगांव, बागली, ये कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा जिला। देवास शहर को छोड़ दे तो कृषि आधारित पूरा जिला है। सोनकच्छ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आया था लेकिन वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी। नेमावर में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया था लेकिन वहाँ कोई उद्योग आज तक स्थापित नहीं हो पाया। तो ये अलग अलग क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि हम अपने क्षेत्र को क्या सौगात दे पाए हैं। खातेगांव कन्नौज का युवा हो या बागली का आदिवासी हो, आज भी इंदौर जा रहा है। कृषि आधारित क्षेत्र और कृषि पर ही जो है इस देवास जिले का व्यापार व्यवसाय निर्भर करता है। तो राजनीतिक दलों को इस ओर ध्यान देना होगा, सोचना होगा, रोजगार के साधन मुहैया कराने होंगे, विकास को केंद्र में रखना होगा। भाऊ साहब, अब चूंकि विधानसभाएं 5 हैं और यदि हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे तो एक लंबा समय खिंच जाएगा और गर्मी का भी मौसम है। सिकरवार साहब को बहुत पसीना भी आ रहा है। मैं सर आपकी जो वरिष्ठता, आपका जो अनुभव है, उसके आधार पर विधानसभा वाइज आपकी समीक्षा में सुन लेता हूं। सर, आपसे मेरा निवेदन ये है कि बागली विधानसभा में इस समय एक मुद्दा बना हुआ है, जिला बनाव वाला जो मामला है, यदि ये गर्माता है और शांत नहीं होता है तो यहाँ के परिणाम और समीकरण क्या हो सकते हैं? परिणाम तो इसके विपरीत होंगे जी। पर तकनीकी रूप से देखा जाए तो मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये उस मंच पे गए भी थे और उनका समर्थन भी किया कि बागली को जिला बनाना चाहिए ठाकुर साहब। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो बागली जिला ना तो बन सकता है और ना बनाना चाहिए उसको, क्योंकि देवास से वो मात्र 60 किलोमीटर दूर है। एक बात, 140, 145, 150 किलोमीटर दूर नेमावर पड़ता है यहाँ से। अगर नेमावर के किसी आदमी को राजस्व का कोई काम करना है कलेक्ट्रेट का, तो उसको 150 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। इनको कितनी दूर आना है? 60 किलोमीटर। तकनीकी रूप से जो सीमांकन
नामांकन होना है, उसमें भी बागली के आसपास आप क्या मिलाओगे? बागली में केवल एक बागली जो तहसील है उसका अगर जिला बनाना है तो बात अलग है। अगर तकनीकी रूप से अगर जिला बनाने की बात की जाती है तो वो खातेगांव कन्नौज को देवास से अलग करना चाहिए, क्योंकि उसमें उधर नसरुल्लागंज है, हरदा के पास के आसपास के गांव है, तो वो एक तकनीकी रूप से एक जिला बनने के लायक एक जगह हो सकती है। वहाँ के लोगों को उसकी सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती है। और देवास से एक अलग, फिर देवास में आप क्या करोगे? देवास तो बहुत छोटा हो जाएगा। देवास में आप क्या मिलाओगे? इधर शिप्रा है, या तो फिर शिप्रा मांगलिया को इधर मिलाना पड़ेगा, इधर नरवर को मिलाना पड़ेगा, उधर मक्सी को मिलाना पड़ेगा। क्या, किस तरीके से हम इस जिले को संभाल पाएंगे? मतलब गलत है। जहाँ विकास की जैसी बात की थी आपने सब लोगों ने कि समुचित विकास नहीं हो पाया, गुप्ता जी ने भी बोला, आपने बोला विकास तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित नहीं है वो, उसकी विविधताएं बहुत है। बागली में नर्मदा बहती है, आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। मतलब वहाँ नर्मदा का पानी उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। दीपक जोशी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके घर टैंकर से पानी जाता था। तो इन लोगों ने क्या किया विकास के नाम पर? अपने घर तक ये पेयजल की उपलब्धता नहीं करा पाए। उद्योग लगाने की तो बात ही अलग है। तो इस तरीके के विकास का जो विजन इन लोगों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, वो आज भी 5 विधानसभाओं में मेरे को देखने को नहीं मिलता है। वो चाहे सोनकट की सज्जन वर्मा हो, चाहे देवास की गायत्री राजे पवार हो। देवास में भी जो विकास हुआ, उदय जी ने बोला है कि इंदौर से हम आते तो बहुत खूबसूरत दृश्य दिखता है। ये प्रशासनिक अधिकारियों की देन है, न कि किसी जनप्रतिनिधि की देन है। मैं साक्षी हूँ उस बात का कि प्रशासनिक जो अधिकारी वर्ग है, ये उनकी सोच थी। उन्होंने CSR फंड को इकट्ठा करके इस डेवलपमेंट को किया है। नाम भले ही स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि उस पर हावी होकर अपनी उपलब्धि उसको बताएंगे ही सही। क्यों उज्जैन रोड से उज्जैन बाईपास तक आज तक सड़क क्यों नहीं बनी 4 लेन की, जबकि यहाँ तक 4 लेन आ गया? बहुत महती आवश्यकता है वो। आप देख लो उज्जैन रोड का ब्रिज, आज भी वहाँ की जगह वो निकल रहे हैं, तार निकल रहे हैं, सरिये निकल रहे हैं। किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ की जगह। ये सब ये विकास की श्रेणी में आते हैं जो जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। अब चुनाव आ गए, 6 महीने पहले सारे विकास के काम शुरू किए इन्होंने। 5 साल 4 साल तक कोई विकास नहीं करता है। चुनाव आते हैं उसके पहले सड़कें बनना शुरू हो जाएगी, नालियाँ सुधर जाएगी, अच्छे मकान बन जाएंगे, बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो ये मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास कार्य करना एक अलग बात है, और एक विजन लेके चुनाव में उतरना और काम करना ये एक अलग बात है, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों में देखने को नहीं मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात श्रीकांत भाऊ साहब ने कहा। और ये निश्चित तौर से जो विकास, जैसे मान लीजिए जो दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है, वो फैक्ट बात है कि वो कई अधिकारियों का ही कॉन्सेप्ट रहा जो अब चूंकि बदला हुआ दिखाई देता। बहुत कुछ चीज आपकी बात परफेक्ट नितिन जी, जो भाऊ साहब की बात से एकदम मजबूती मिलती है। आपको क्या लगता है बागली विधानसभा के मामले में? बागली विधानसभा की बात करें तो शुरुआत से अगर बात करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उनके पुत्र कैलाश जोशी भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते चाहते कर सकते थे, मंत्री रहते कर सकते थे दीपक जोशी चाहे, पर इनके आज तक इनको ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि क्यों नहीं करा उन्होंने? कभी उन्होंने अपने आलिया में जाकर सोचना चाहिए कि मैंने वहाँ रह के वहाँ क्यों कुछ नहीं कर पाया, जिसका परिणाम उन्होंने खुद ने भुगता भी है, जनता ने नकारा भी उनको। आज अगर बात करेंगे चुनाव के समय अगर जिला बनाने की बात करें तो पूर्व में भी कर सकते थे, वर्तमान में क्यों करी उन्होंने? ये सारी चीज़ें बहुत सारी, अगर जनप्रतिनिधि चाहे करना है, मुझे कुछ सोच ले अगर मुझे करना है तो वो कर सकता है, पर जनप्रतिनिधि अपने निष्क्रिय सा स्पष्ट बोला जा सकता है। और जिस तरह से श्री भाऊ कह रहे हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मेहनत रंग लाती है, जो वो नए विजन लाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपके पत्रकारिता के अनुभव और राजनीतिक विश्लेषणों के अनुभव के आधार पर पूरी ओवरऑल जो समीक्षा है, मजबूत और कम शब्दों में, हाटपिपलिया विधानसभा क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाटपिपलिया विधानसभा में जैसा हम अभी 1962 से लेकर अभी तक करते हैं, अगर समीक्षा करते हैं तो एक बार इस पार्टी का विधायक, एक बार इस पार्टी का चलता आ रहा है। और निश्चित रूप से वहाँ किसी भी विधायक, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, विकास के नाम पर शून्य रहा है। आज भी कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ सड़कें अभी भी नहीं हैं, और मेन सड़क तो आज भी अगर उसको देखें हम, हाटपिपलिया से जो चापड़ा तक जाती है, वहाँ आज भी गड्ढे आज भी दिख रहे हैं, जबकि पहले तो इतनी खतरनाक सड़क हो गई थी कि वहाँ जाने में करीब 2-3 घंटा लगते थे। तो हाटपिपलिया में एक बहुत अच्छे विजन की ज़रूरत है, अच्छे विधायक की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक कोई भी वाले, ठाकुर राजेंद्र सिंह जी बैगल रहे हो, तेज सिंह जी सेंधव रहे, मनोज चौधरी जी रहे हो, या दीपक जोशी जी रहे, किसी ने भी कोई ज़्यादा विकास कार्य नहीं करा। वहाँ पे अति आवश्यक है वहाँ पे विकास, और ख़ास करके शिक्षा और स्वास्थ्य
की ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़्यादा वहाँ कहाँ, वहाँ के लोग बेचारे देवास या इंदौर जाते हैं। बिल्कुल। और रोज़गार की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर चापड़ा के पास में जो आया था अपना औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर अब मेरे ख्याल से एक भी फैक्ट्री अभी तक नहीं लगी हुई, ना किसी ने प्रयास करे। हाँ, वहाँ ज़मीन के भाव जरूर बढ़ गए हैं, तो वहाँ बाकी विकास हुए हैं, ज़मीन के भाव बढ़ने से दूसरे लोगों के विकास हुए, बाकी आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला उससे। ठाकुर साहब क्या कहना है आपका? हाट बराबर हाट पिपलिया विधानसभा, हाट पिपलिया में जैसे अनिल भैया ने बताया कि विकास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ प्रॉपर हाट पिपलिया की बात करें तो वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। हाट पिपलिया में आज भी मतलब करोड़ों रुपए का पानी खरीद के नगर पंचायत खुद नगर परिषद वितरित करवाती है। इसके अलावा वहाँ कॉलेज शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हाट पिपलिया से चूँकि लगा हुआ चापड़ा, जैसे अनिल भाई बता रहे थे, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया 25 साल पहले भी 30 साल पहले बना, एक भी इंडस्ट्री नहीं आई। इसके अलावा सड़कों की बात करें तो मुख्य सड़क जो है, जो पूरे सिर्फ मतलब हाट पिपलिया को नहीं पूरे जिले को अपने देवास से जोड़ती है, उस सड़क को नेशनल हाईवे में जाने के बाद भी अभी तक उसको टूले नहीं रखा गया, उसको डेवलप करने के बारे में कोई प्लान नहीं किया। तो सही कहीं ना कहीं एक विज़न की ज़रूरत है हाट पिपलिया में, और कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए वहाँ पे जो उस विधानसभा के मतलब हाट पिपलिया के अलावा अन्य क्षेत्रों का भी अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। सर, दो वरिष्ठ पत्रकार साथी और हमारे साथ 2 विधानसभाएं बची हैं। हम समीक्षा करके आज के इस शो का समापन करेंगे। नितिन जी की बात, शकील भाई खातेगांव और कन्नौज को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। खातेगांव कन्नौज जो विधानसभा है, देवास जिले के अंतिम छोर पर जो है नेमावर बह रही है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ ये पूरा क्षेत्र है, और जाहिर सी बात है पूरा संपन्न क्षेत्र और कृषि पर आधारित क्षेत्र है। अब नर्मदा जी का जो अवैध उत्खनन है वो किसी से छुपा नहीं है, और डंपर से जो अवैध परिवहन रेत का होता है, आए दिन सड़क हादसे होते हैं, कई लोगों की वहाँ पर जाने जा चुकी है। अब यदि चुनाव की बात करें तो आशीष शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ जिंदगी को जीते हैं, क्षेत्र में लोकप्रिय। लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से जो है पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो अप्रैल में ही जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में यदि दीपक जोशी कांग्रेस के वहाँ कैंडिडेट होते हैं तो चुनाव बेहद ही रोचक होगा। लेकिन दीपक जोशी और आशीष शर्मा के बीच में मुकाबला इसलिए भी रोचक हो जाता है क्योंकि दीपक जोशी को जो पूर्व मंत्री है, उन्हें जो है 5 से 7 कांग्रेसी नेता जो क्षेत्र के लोकल टिकट मांग रहे हैं, उन्हें साधना होगा, गुटबाजी देखने को मिल सकती है। तो इतना आसान नहीं है वहाँ पर चुनाव कांग्रेस के लिए, दीपक जोशी जी के लिए। तो अब हालांकि ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि खातेगांव की राजनीति का आउट किस करवट बैठेगा। लेकिन खातेगांव क्षेत्र में भी कई मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर। वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, नेमावर में बनाया था लेकिन कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है। वहाँ का युवा शिक्षा से लेकर रोजगार के लिए इंदौर या फिर भोपाल का रुख कर रहा है। छोटी घटनाओं में जो है मरीज हरदा रेफर हो रहे हैं, देवास जिला मुख्यालय से उसकी दूरी भी अधिक है। तो वहाँ पर जो है निश्चित ही विकास की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है। उदय जी, सोनकच्छ को संक्षिप्त में आप समीक्षा कर दीजिए। सोनकच्छ विधानसभा देखा जाए तो मतलब पूरी जो है वो जातिगत आधार पे है, और इसीलिए वहाँ पर जो है आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति कैंडिडेट होता है दोनों ही पार्टियों से। वहाँ पे अपन विकास की तो भली बात ना करें, लेकिन ये बात है कि सज्जन वर्मा जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, मंत्री भी रहे हैं और लंबे समय से सोनकच्छ को वो जानते हैं, तो एक प्रकार से वहाँ पे उनकी एक एक व्यक्ति से सीधी मतलब पहचान है। अब ऐसे में सांवेर से राजेश सोनकर जी को वहाँ पे बीजेपी ने उतारा है, तो उनके लिए इतने कम समय में पूरी सोनकच्छ को कवर करना, सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संपर्क करना और ये कहें कि हम विजय भी प्राप्त कर लें, क्योंकि वहाँ पर राजेंद्र वर्मा भी हैं जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, तो एक प्रकार से उनके लिए वो मार्ग थोड़ा सा कठिन दिखता है। सर, 2 शब्द आपके विचार जान के हम समापन की ओर बढ़ेंगे। ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं?
ओवरऑल स्थिति देवास जिले के अगर हम 5 विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में करें तो वही स्थिति रहना है। देवास का एक पुराना इतिहास रहा है कि 5 सीटों में से 3 एक दल को जाती है, 2 दूसरे दलों को जाती है। पिछले समय कुछ समीकरण बदले थे। इस बार भी हमें ऐसा लगता है कि 3 और 2 का रेशो यहाँ पर देवास जिले की विधानसभाओं का दोनों पार्टियों के बीच में रहेगा। 3 और 2 का रेशो। बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाऊ साहब, बागलीकर जी, नितिन गुप्ता जी, ठाकुर साहब, सिकरवार जी, शकील भाई, उदय आरस जी, आप सभी वरिष्ठ जो पत्रकार आपने अपने अपने अनुभव के आधार पर जो स्पष्ट समीक्षाएं की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सर जैसे आप बोल रहे थे कि जब डिबेट हो नेताओं को भी बुलाना चाहिए, लेकिन ये जो सार्थक डिबेट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ये चीजें निकल के नहीं आ पाती जो निकल के, और इन सब में जो सबसे खास बात बाबू साहब निकल के आई कि कोई सी विधानसभा हो, कोई सा नेता हो, कोई विधायक हो, विजन के मामले में अभी परफेक्ट कोई भी नहीं है। यहीं पे हम इस बात का समापन करते हैं और बहुत जल्दी फिर इसी विषय पे हम बैठेंगे। आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।